दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। ट्राइडेंट के रिजल्ट में इस बार क्या क्या कंपनी ने अचीव किया और कहाँ पे कंपनी कमजोर पड़ गई है उसको अच्छे से समझेंगे। अब आपको ये पता ही होगा कि कंपनी का 53% से ज्यादा का बिजनेस एक्सपोर्ट का है और टेक्सटाइल सेक्टर इसमें बहुत ज्यादा दबाव में है, स्पेशली यूएस के टैरिफ की वजह से। यूएस में इनका काफी ज्यादा बिजनेस है, लेकिन कंपनी इंडिया में भी ज्यादा तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो क्या पूरी संभावना बनी है उसको अच्छे से समझेंगे। स्टॉक की प्राइस पिछले साल भर में बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। साल 2 साल से इसने नुकसान ही पहुंचा है, लेकिन क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने भी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कैसा रिजल्ट रहा है? तो आईपीओ लिस्टिंग के बाद पहली बार हमारे सामने रिजल्ट आया है। रिजल्ट के अंदर क्या अचीवमेंट किया है और कहाँ पे कमजोरी है उसको अच्छे से समझेंगे और आने वाले समय क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया यहाँ से बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 28.52 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 1.38% की गिरावट थी। स्टॉक लगातार दबाव है। अब आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक कोविड काल में 3 रुपए के आसपास था लगभग। वहां से इसने जो दौड़ लगाई बहुत शानदार, 70 रुपए तक चला गया। ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर समझ गया। वो 70 रुपीज का स्टॉक इस समय 28 के आसपास है। बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ इस स्टॉक के अंदर। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में एक सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड करा है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 2.53% के आसपास की तेजी बनी है और 1 मंथ के हिसाब से भी आपको 2.13% के आसपास की ही तेजी देखने को मिलेगी। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो आपको 2.49% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 6 मंथ के हिसाब से तेजी और कम है, मात्र 1.59% के आसपास की तेजी है और 9 मंथ के हिसाब से 0.91% के आसपास की तेजी है। यानी एक तरह से देख दो पिछले एक साल में स्टॉक एक दायरे में ही ट्रेड किया है, इसमें कोई ज्यादा अपडाउन देखने को नहीं मिला। लेकिन अब कुछ माहौल बनने लगा है। पिछले एक सप्ताह से यहाँ पे 2.5% के आसपास की तेजी बनी है, जो पूरे 8-9 महीने में सबसे अच्छी कह रह सकते हैं हम। तो अब उम्मीद की जा रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से कुछ बेहतर कर पाए। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार बेहतर किया है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हुआ है। तो रिवेन्यू में 4.68% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 17.90 बिलियन रुपीज के आसपास रहा है। जबकि नेट जो प्रॉफिट है उसमें भी 9.25% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 909 मिलियन रुपीज के आसपास रहा है। और कंपनी का जो एबिटा है उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली, जो 2.14 बिलियन रुपीज के आसपास रहा है। इसका जो नेट मार्जिन जो है वो 11.98% के आसपास रहा है। और यहाँ पे जो एक और अपडेट यह है कि कंपनी ने 2500 मिलियन रुपीज का जो निवेश किया है इसमें ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उसको उसमें 30.42% की हिस्सेदारी उन्होंने एक्वायर की है इस पैसे को लगा के। तो एक बड़ा यहाँ पे फैसला और किया, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी की जांच कर रही है और कंपनी के जो लोकेशन के ऊपर आप देखें तो पूरे मामले की इस समय जांच चल रही है। और दूसरी तरफ यूएस की तरफ से जो टैरिफ बढ़ाया गया है, इससे टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गया है। तो ये इसके लिए थोड़ी सी दबाव की स्थिति है। तो कंपनी ने इस बार बेहतर तो किया है क्योंकि कंपनी का आप देखिए कि रिवेन्यू बढ़ा है, 17.90 बिलियन रुपीज़ के आस पहुंचा है, जो पिछले एक साल में 17.10 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। और आप ये देख सकते हो कि इसमें 4.68% की बेसिस पे ग्रोथ है। कंपनी का कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो 909 मिलियन रुपीज़ तक पहुंचा है, जो एक साल पहले 832 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। और आप इसमें देखो कि 9.25% की जंप देखने को मिली है। एबिटाडा में देखो कि 2.14 बिलियन रुपीज़ के आसपास, जो 2.20 बिलियन रुपीज़ के आसपास था एक साल पहले। एबिटाडा थोड़ा सा कमजोर रहा है और यहाँ पे एबिटाडा मार्जिन 11.9% के आसपास, जो पिछले एक साल पहले 13.21% के आसपास था। तो इसके पीछे असर यह है कि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो इफेक्ट कर रहा है। तो ये कमजोरी देख सकते हो कि इस समय जो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेक्सटाइल इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ा दी है, उसकी वजह से कंपनी का जो टॉवेल और दूसरा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उसके ऊपर इनका प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें आप देखिए रिवेन्यू और कम हुआ, वरना रिवेन्यू यहाँ पे और बेहतर हो सकता था। अब शेयर की प्राइस दबाव में आने के पीछे वजह यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अभी पूरे के पूरे आप देख सकते हो कि इनकी लोकेशन जो है कंपनी की वहाँ पे जांच करी है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पर जांच कर रही है।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी वजह से भी थोड़ा सा एक नेगेटिव माहौल बना है। लेकिन ओवरऑल विजन कंपनी का अच्छा है, कंपनी का काम करने का तरीका अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो चिंता की बात नहीं है, स्टॉक आने वाले समय में बेहतर करेगा। ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि इस बार इन्होंने अच्छा किया है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ाए। अब हम चलते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की तरफ। तो आज देख सकते हो कि 1672 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.89% की तेजी बनी है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग की जो प्राइस थी वो 1700 के ऊपर थी और अभी भी स्टॉक उस प्राइस को टच नहीं कर पा रहा है। तो बिल्कुल शानदार जबरदस्त लिस्टिंग के बाद स्टॉक ठहराव सा आ गया है और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, क्योंकि 85% शेयर तो अभी भी प्रमोटर के पास है। इसी वजह से यहाँ पे जो बड़ी तेजी की संभावना इस समय दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पे हलचल होगी कैसे जब शेयर ही बाजार में बहुत कम है। तो अब आप देख सकते हो कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 27% की डिक्लाइन देखने को मिली है, जो 389 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि इस बार प्रॉफिट गिर गया है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 535.7 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें बहुत कम वृद्धि देखने को मिली है, मात्र 1% के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 6174 करोड़ के आसपास रहा है। यानी इतना उत्साहवर्धक रिजल्ट नहीं। तो ये देख सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया वो 389 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 536 करोड़ के आसपास था। करीब 27.3% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। रिवेन्यू 6174 करोड़ के आसपास रहा, जबकि पिछले साल ये 6114 करोड़ के आसपास था। यानी 1% की हल्की सी आपको तेजी देखने को मिलेगी। कोई खड़ी बड़ी बात नहीं है, एक हल्का सा, या यूँ कह सकते हैं कि रिवेन्यू लगभग वैसा ही रहा है। अब एबिटाडा इस बार 547 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल 757 करोड़ के आसपास था। यानी 27% की भारी गिरावट हुई है एबिटाडा में। मार्जिन इस बार 8.9% के आसपास रहा है, जो पिछले साल 12.4% के आसपास था, जहाँ पे 350 बीपीएस की गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार इतना दमदार नहीं है और अब ये जैसे कि शेयर इस ऑलरेडी पहले से दबाव में है, तो यहाँ से और थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनेगी इस रिजल्ट के बाद। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है 85% प्रमोटर की होल्डिंग। अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर को होल्डिंग 75% के आसपास लाना होता है, तो लोगों को ये भी लगता है कि आने वाले समय और 10% होल्डिंग बाजार में आएगी, जिससे अब इतना लोग इसमें रुचि नहीं रख रहे, क्योंकि निवेश काफ़ी लोगों के पास करने के लिए ऑप्शन कम है। सारा शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है। 2.85% की होल्डिंग यहाँ से एफआई के पास है। डीआई की 4.42% की ही होल्डिंग है, जबकि जनरल पब्लिक के पास भी मात्र 7.73% की होल्डिंग है। ऐसे में स्टॉक के अंदर ज़्यादा मूवमेंट की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। वैसे इस बार भले रिजल्ट कमजोर रहा हो, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन पिछले 4, 5, 10 सालों में देखें तो बेहतर ही रहा है। आप देखें 5 ईयर के हिसाब से जो इनकी सेल्स ग्रोथ थी वो 9% के आसपास थी। अब ये 3 ईयर के हिसाब से बढ़ती हो 13% तक पहुंच गई और इस सीटीएम सीधा 14% तक पहुंचे। तो समझो सेल्स ग्रोथ तो बड़ी है साल दर साल के हिसाब से। अगर हम बात करें इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 ईयर के हिसाब से मात्र 3% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 23% तक पहुंचा है और इस टीटीएम सीधा 46% तक पहुंचा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी उछाल है। तो एक क्वार्टर भले थोड़ा सा आपको कमजोर दिखाई दे, ओवरऑल इसका कामकाज का तरीका बढ़िया है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे ठीक लग रहा है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दबाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।